फिल्म थी डंकी, डोंकी भी कहते हैं, डंकी नाम था, शाहरुख खान की फिल्म थी। और इस फिल्म में दरअसल दर्शाया क्या गया था कि कैसे आज का जो युवा है वो बाहर जाने के लिए कितना ललायित है, उसमें उसकी परेशानी भी है, रोजी रोटी की दरकार भी है, बेहतर जिंदगी का सपना भी है, और बाहर जाकर बहुत सारे पैसे कमाकर मैं लाऊंगा, और उसके लिए घर बार, अपनी पुश्तैनी जायदाद, अपनी जमीनें बेचने को तैयार हो जाते हैं युवा। और फिर कुछ डोंकी फ्लाइट्स होती हैं, कुछ रूट हैं। फिल्म में तो यह दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर ईरान, तुर्की होते हुए इंग्लैंड पहुंचा गया। पर दरअसल तरीका क्या है, इसको कबूतरबाजी भी कहते हैं। एक मशहूर सिंगर आज से 15-17 साल पहले इसमें फंसा भी था। यह एक बड़ा गड़बड़ झाला घोटाला चलता रहता है। युवाओं के सपनों का फायदा उठाते हैं बहुत से दलाल, पर मुद्दा वो नहीं है। आप साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका जिसे कहते हैं, उन देशों के जरिए अमेरिका में पहुंच जाते हैं, या पूर्वी जो यूरोप है, रोमानिया, सर्बिया उसमें सबसे बड़ा देश है, वहां से आप घुस जाते हैं और पश्चिमी यूरोप होते हुए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। हताशा, निराशा, किस तरह से जी का जंजाल बन जाता है, कैसे लोग मर जाते हैं, महीनों कहीं सड़ते रहते हैं, फिर समुद्री रास्ते से किसी बोट में डालकर, जान हथेली पर रखकर वो अपना भविष्य सुनहरा और उज्जवल करने की कोशिश कर। अब इसका जिक्र क्यों किया मैंने? क्योंकि राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया और सवाल पूछा कि क्या डंकी हुए हैं हरियाणा के युवा? क्यों डंकी हुए हैं? अब जो ये पलायन का एक सिलसिला चल रहा है पंजाब में, तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई कनाडा जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, वो जाकर बस गए हैं। इंग्लैंड में तो बहुत पहले जाना शुरू हो गए थे, अब तो अफ्रीकी मुल्कों में भी जा रहे हैं। और यही दिक्कत या यही मैं बीमारी कहूं, अब हरियाणा में भी घर करती दिखाई दे रही है, और खासकर वो इलाके जिसमें भाषाई समानता भी है और जो पंजाब से सटे हुए हैं, यमुनानगर, कैथल, अंबाला, फतेहाबाद के इलाके भी हैं। ये सब जो इलाके हैं, यहां से अच्छी खासी तादाद में युवा जा रहे हैं। तो राहुल गांधी, अब विधानसभा चुनाव है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हम पहले दिन से एबीपी न्यूज पर यह कह रहे हैं कि किसान, पहलवान, जवान और संविधान, ये 4 बड़े मुद्दे हैं हरियाणा में। और जब जवान की बात करते हैं, युवा की हम बात करते हैं, तो उसमें रोजगार सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी बनकर आता है। हरियाणा अपने आप में एक विकसित राज्य, पर सालों तक हरियाणा की बेरोजगारी दर देश में, अगर हम राज्यवार विश्लेषण करें, तो राज्यों में नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में चला लंबे अरसे तक। उसी को अब मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फैलाई है ये बेरोजगारी की बीमारी, लाखों परिवार अपनों से दूर होकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका में हरियाणा के युवा खुद को खपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अब समस्या तो है, पर समस्या में इमोशनल पुट, संवेदनाओं के साथ कुछ खिलवाड़ भी करते दिखाई दे रहे हैं क्या राहुल गांधी? ऐसा नहीं है हर कोई डंकी ही बन के जा रहा है, डंकी फ्लाइट से ही जा रहा है। लोग पढ़ने के लिए भी इंग्लैंड भी जा रहे हैं हरियाणा से, अमेरिका भी जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, स्वतः बड़ी खुशी खुशी। और कनाडा में मैं खुद जानता हूं बहुत से ऐसे लोग जो पहले खुद गए, फिर बीवी बच्चों को ले गए, फिर माता पिता को भी बुला लिया वहीं पर।
कि यहां सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है, आप यहीं आइए, अब यहीं बसेंगे, यहीं रहेंगे, कोई परेशानी का ऐसा सबब नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं कि कुछ लोग मजबूरी में वहां जा रहे हैं, पर इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है क्या? 10 साल में बीजेपी ने रोजगार के अवसर छीन लिए, जीविका कमाने का मौका मिले तो वतन नहीं छोड़ेंगे युवा। अब दार्शनिक की भूमिका में एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की परिकल्पना कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? खुद भी अमेरिका में नौकरी की थी, मजबूरी की थी क्या? मजबूरी के चलते थी, डंकी बने थे क्या? ऐसा नहीं है, पर समस्या भी है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख रोजगार की गारंटी दी, हर साल 2 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे। बीजेपी ने भी वही बात कही। तो इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र भी आ चुका है, जो कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस की तरह उसने भी 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही है, लेकिन पिछले 10 साल से भाजपा कहां थी? इसी पर मोर्चा खोला है प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात को सच माना जाए तो जो दावा किया है उन्होंने एक्स पर, जो ट्वीट किया है कि बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 1,80,000 खाली पड़े हुए हैं। ये तो बीजेपी की तरफ से बात हो गई, लेकिन जब डेटा की बात आती है तो डेटा पूरी तरह से खंगालना भी जरूरी हो जाता है। हुड्डा सरकार जो थी 2005 से 2014, 86,067 नौकरियां दी। यह हरियाणा सरकार का दावा है, सदन के पटल पर दावा है। जबकि 2014 से 2024 मनोहर लाल खट्टर 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद का जो कार्यकाल है उसमें नायब सिंह सैनी 1,43,000 नौकरियां दी। यह सरकारी नौकरियों की बात है। जबकि प्राइवेट नौकरी की बात की जाए तो हुड्डा सरकार ने 46,20,000 नौकरियां सृजित की, तो बीजेपी ने 1,60,00,000। अब यह दावा किया जा रहा है इसमें मुद्रा लोन में ही लगभग 17 लाख नौकरियां दी गई। अब मुद्रा लोन नौकरी है या लोन दे दिया, उसमें भी शिशु लोन होते हैं, 27-28 हजार रुपए पड़ते हैं, जिसमें 95% लोन दिए गए हैं। ज्यादातर इनमें से एनपीए भी हो चुके हैं। पर तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा, यह खेल भी चल रहा है। लेकिन इस खेल में अब कुछ आंकड़े और आपके सामने, और सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, पीएलएफएस का आंकड़ा दे रहा हूं। सीएमआई तो 36% तक की बेरोजगारी दर भी दिखाई है हरियाणा में। पर जनवरी से मार्च 2022 27.7% बेरोजगारी दर थी। अक्टूबर से दिसंबर 2022 में यह 29.9% सरकार का आंकड़ा है। अब यह 11% पर आया है। मैं कोई आंकड़ा छिपाता नहीं हूं, पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की जितना लेबर है, जितने लोग रोजगार करने के इच्छुक हैं, और उनमें से मिल कितनों को रही है, तो हरियाणा में यह आंकड़ा सभी उम्र के लिए 37.4%। 100 लोगों को नौकरी की दरकार है, वो नौकरी के लिए तैयार हैं, तो 37 लोगों को मिल रही है हरियाणा में। जबकि पंजाब में यह 46.6% है, गुजरात में यह 57.5 है, महाराष्ट्र में 44.9 है। तो हरियाणा में क्या दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है, और इसीलिए पलायन क्या एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है हरियाणा में। अब हरियाणा में अगर आप देखें, इजराइल युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच। 530 युवा इजराइल में गए कौशल विकास
में एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था। 530 लोग हरियाणा से ही गए। उनमें से अब ज्यादातर मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि इजरायली वहां की संस्थाओं ने पाया कि भाई इनका कौशल तो वैसा है नहीं, तो विशुद्ध मजदूरी कराई जा रही है। रूस गए हरियाणा के 6 युवा, नौकरी की दरकार के चलते वहां उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई कि यूक्रेन के साथ लड़िए। एक की मौत भी हो गई थी, कैथल का वासी था। 4 वापस लौट आए। यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध हुआ, 30,000 बच्चे अब हरियाणा के बाहर जाकर पढ़ते हैं। यह अपने आप में एक चिंता का सबब है कि हरियाणा में क्या नए कॉलेजेस, नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स नहीं खुल रहे हैं जहां पर एमबीबीएस की डिग्री हासिल की जा सके। 30,000 बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। 2,000 तो यूक्रेन में फंसे थे जब युद्ध की घोषणा हुई थी। अब अमित शाह कह रहे हैं, उन्होंने एक ताल ठोकी है कि हमने 10 साल में इतनी नौकरियां दी। वो आंकड़ा मैंने आपको बताया, 1,43,000 सरकारी नौकरी जो है। क्या आपको कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा? हरियाणा में एक चलन था। ओम प्रकाश चौटाला तो 10 साल जेल में काट के आए। दुष्यंत चौटाला के पिता भी, अजय सिंह, वो टीचर भर्ती घोटाला ही था कि पैसे लो नौकरी दो। उसी का जिक्र कर रहे हैं, खर्ची पर्ची। क्या वो चलती है? नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरी का वादा किया था, 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नई नौकरी तो छोड़िए, पुराने कर्मचारी को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। पर हरियाणा में जो जवान, मैंने वो 4 मुद्दे गिनाए, उसमें अग्निपथ का भी जोर साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब तो 40,000 नौकरियां रह गई, उसमें से भी 3/4 4 साल बाद खत्म। कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वापस लौट जाएगा युवा। और जब 90-90 हजार, 1-1 लाख भर्तियां हुआ करती थी, जब यह अग्निपथ स्कीम इजाद नहीं हुई थी, 10% भर्तियां केवल हरियाणा से होती थी, यानी कि 10,000 युवा। और यह हरियाणा के गांव देहात में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि फौज में अब भर्ती नहीं हो रही, भर्ती भी हो रही है तो वो ऐसी कि 4 साल बाद वापस लौट आया 24 साल की उम्र में, गांव में ना ब्याह होगा, बेइज्जती अलग। क्यों फौज लायक मान्य है ना भाई, ये तो वापस ता दिया। और इन्हीं सब मुद्दों में ये रोजगार की जो कड़ियां जुड़ती हैं, उसमें डंकी शब्द भी आ जाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, हरियाणा में चुनाव, रोजगार पर तनाव और विदेश में युवा, डंकी कैसे हुआ? मतलब हर कोई क्या मजबूरी में ही बाहर जा रहा है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक भी हैं और मूलतः हरियाणा के हैं, राजेश गुप्ता, देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख और सीएसडीएस के संजय कुमार, सीएसडीएस ने सर्वे किया था लोकसभा चुनाव में, और 26% हरियाणा की जनता ने माना था कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 26%, 1/4 से ज्यादा जनता ने ऐसा माना था। और इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी के महासचिव हैं, युवा चेहरा हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। रमन मलिक पर, ये युवा परेशान है, बेरोजगारी एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर तनाव ये बन रहा है हरियाणा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। क्या नहीं, देखिए संजीव जी, ध्यान भटकाने की एक बात है। 147 करोड़ लोग हैं भारत में, सबके लिए सरकारी नौकरी तो पैदा नहीं हो सकती। सबके पास व्यवसाय अपने जिस तरीके से बनने होते हैं,
ये सब चलता रहता है। आपके सामने है कि आप ये देखें कि केरल से कितने हैं, कर्नाटका से कितने हैं, तेलंगाना से कितने हैं, पंजाब से कितने हैं, उसके कंपैरिजन में हरियाणा को देखें तो फिर आपको एक और आंकड़ा नज़र आएगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप बात कर रहे हैं बाहर जाने की, आप तो खुद बाहर गए थे, आपके पिताजी भी बाहर जाके काम करके आए थे, वो तो बात आप भूल गए होंगे। उनको किस चीज़ की कमी थी तब? वो कौन सी डंकी या कौन सा कमाई करने गए थे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा बेरोजगारी दर जिन लोगों थी को ना आपने टिकटें भाई। दी 2014 में आप आए थे, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 20 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, उसमें हरियाणा में भी दिए जाते। 36% बेरोजगारी दर, पलायन एक बड़ी समस्या है। आप जहां गुड़गांव में रहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं रमन मलिक, इस बात को तो आप खारिज नहीं कर सकते ना। देखिए, जिस साइज से इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, जिस तरीके से, चाहे वो आप कार सेल देखेंगे, टू व्हीलर सेल देखेंगे, आप ट्रैक्टर्स की सेल देखिए, आप ट्रक्स की सेल देखोगे, वो आपको अपने आप ग्रोथ का बताता है कि इंडिकेशन क्या है। जो ईपीएफओ का है उसका डेटा भी आपको ये बताता है कि आंकड़े असलियत में कहाँ जा रहे हैं। मैं उससे मना नहीं करता, उसको देखना पड़ेगा, और आपको उसमें एक और स्टोरी नज़र आएगी जो आपको स्टोरी CAS वगैरह जो ये दूसरी एजेंसी हैं वो नहीं दिखाती। मैं तो एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जब आज की समय में जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं ये सामने आपके रखना चाहता हूँ कि आप पलायन की बात कर रहे हैं ना, पलायन का एक फलसफा हरियाणा के नूह में से आया है, जहां मामन खान ने करेक्ट वर्ड्स में बोला है कि मैंने सबकी लिस्ट बनाई हुई है और हमारी सरकार आते ही फिर मैं देखूंगा या तो ये यहाँ रहेंगे, या तो हमारी मानेंगे, या हम इनको यहाँ से भगा देंगे। यहाँ तो मामन खान के डर से ऐसा भी है कुरुक्षेत्र में, दूसरी चीज आपको बता देता हूं, लाडवा में, दान सिंह जैसे व्यक्ति, अंबाला में 126 करोड़ है। एक मिनट सर, सुन लीजिए सर, वहां से लोग जा रहे हैं सर। सर अच्छा, सर आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप सुन लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि दान सिंह के पास 126 करोड़ रुपया है, जिसके ऊपर ईडी ने उनके ऊपर केस करा हुआ है। वो जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहाँ से आई है? या इनके हुड्डा साहब से पूछे, कुंडू साहब के पास कितना पैसा है, दुष्यंत चौटाला जी से, चौटाला परिवार में अजय चौटाला जी, अभय चौटाला जी के परिवारों में कितना पैसा है, आप देखिए ये कहाँ से आई है डिस्पैरिटी। क्या ये बोलना, ये लोग भी बाहर जाके पढ़ के आए, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, चाहे दुष्यंत हुड्डा है, दुष्यंत चौटाला है, चाहे दिग्विजय चौटाला, क्या ये बाहर जाके पढ़ के नहीं आए? अच्छा, आप वाले आपके नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ते नहीं है। पूरी लिस्ट निकाल के बताऊं, राजनाथ सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी की बेटी से लेकर सबके नाम गिनवाऊं यहाँ पर? सर आप पूरी लिस्ट बता दीजिए, मैं उसका लिए मना नहीं कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है आप उस चीज को गलत ठहराइए जो आप खुद ना करते हो। अच्छा, आप ये मत बोलिए कि मैं करूं तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। मेरा पॉइंट यहां पे ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कमाई के लिए कोई बाहर गया उसमें कोई पाप नहीं कर रहा, सिर्फ कमाई के लिए जा रहा है। रूट है ये डंकी और यहाँ जो रुके हुए हैं उनको नौकरी मिल रही है क्या? बॉर्डर्स का अभी भी हम गोल सीधा सवाल है, रोजगार मिल रहे हैं? अगर हम अग्निपथ की बात करें, 10,000 हरियाणा के युवा फौज में भर्ती होते थे ना हर साल, जो अब कितने हो रहे हैं आप बताइए? संदीप जी युवाओं को अग्निवीर में भी प्रोग्राम में मिला है, उसके बाद लेटरल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा है उसमें भी आया है। लेकिन मैं आपसे तेल होगा, कब राजदा नाचेगी, कब वो 4 साल पूरी करके आएंगे, उसके बाद कब नौकरी मिलेगी? सर मैं तो आपको छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं सर, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस ये कह रही है ना, कम से कम इनसे ये तो पूछ लो कि आपकी अपनी इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस की आसाम की जो अध्यक्षा थी, उसने आरोप लगाए जिस व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न के, उसी व्यक्ति को आपने बादशाहपुर से टिकट देकर लड़वा रहे हो, वर्धन यादव को। तो मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी को ये चीजें नहीं दिखती हैं क्या? ये युवा का मुद्दा नहीं है? ये युवा का मुद्दा बिल्कुल नहीं है क्या?
जैसे या मामन खान वाला विषय कोई बेटे को टिकट दे दी, हरियाणा के इधर ये दे विषय दी। है आप विषयांतर कर रहे बोला जा रहा है कि भाई उधर उनका देख लो, हमारा देख लो। मैं अभी सिर्फ रोजगार पर, जिस दिन यौन शोषण की बात अगर होगी, ऐसा सब माहौल चीजें होता करते हैं, है पूरी तो चर्चा फिर करते हैं। इंडस्ट्री नहीं आएगी। अगर ऐसा माहौल पैदा होता है तो इंडस्ट्रियां नहीं आएंगी। अगर इंडस्ट्री आई आएगी तो युवा को नौकरी कहां से मिलेगी? इंडस्ट्रीज अगर आई, आप किसान ये के नाम सवाल पे एक पिछले 10 साल में एक बड़ी के ऊपर कब्जा के रख लो, उसकी लिंचिंग करने की हिम्मत करो। सर कल पवन सैनी को, डॉक्टर पवन सैनी को कल 1.5 घंटा रोक के रखा, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश करी गई। और वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स यूनियन वाले हैं जो ये कांग्रेस ने खड़े करे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये माहौल बनाता है क्या? बहुत अच्छा विषयांतर आप करते हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में एक बड़ी फैक्ट्री बताइए जो लगी। फैक्ट्रियों से नौकरी इजाद होती है ना, बताइए। जितनी नकले काम हुए थे संदीप जी, भूतिया आईएमटी खड़े करे हुए थे आपके अपने प्रोग्राम के ऊपर। दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े जोर शोर से बोलते थे 6 आईएमटी खड़े करे, उनमें से बसाए कितने? बसाए हमने। आपने कितने बसाए? उन भूतिया महलों को हमने बसाया। मेट्रो लाइन में कितने किलोमीटर का इजाफा किया? वहां पे लोग जाना शुरू हुए। मेट्रो लाइन में कितने किलोमीटर का इजाफा किया? किसमें जी? मेट्रो लाइन में। आप तो मुंबई नेशनल हाईवे में कितने किलोमीटर का इजाफा हुआ? नेशनल हाईवे में कितने किलोमीटर का इजाफा हुआ? अरे भाई एक नई रेलवे चीज पे आ जाएंगे ना। पहले मेट्रो के पीछे जा रहे हो, जवाब नहीं है, एयरपोर्ट के नहीं है पीछे जवाब, जाओगे, नहीं है जवाब, मेट्रो के पीछे जा रहे हो, नहीं है जवाब। 30,000 छात्र विदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए जाते हैं। अगर कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज खुले हरियाणा में? नहीं हुआ। कितने मेडिकल कॉलेज, कितने विश्वविद्यालय खुले हरियाणा में? सारे के सारे 22 के 22 जिलों के अंदर काम जारी है। जमीनें एक्वायर भी हुई, अलॉट भी हुई, और एक में भी घपले का खबर नहीं है। एक 10 साल में तैयार कितने हुए? सर ये जो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का था, ये 2016-17 के समय मनोहर लाल जी ने अनाउंस करा था। उसके बाद से एक्वायरमेंट भी हुई, काम भी चालू हुए, डीपीआर भी बनी, टेंडर भी गए। ठीक है, अब आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा, मतलब ठीक है, ये हरियाणा का युवा क्यों डंकी हुआ, बड़ा फिल्मी अंदाज में ये सवाल पूछा गया है। सभी हरियाणा से भाग भाग कर मजबूरी में आंसू बहाते हुए अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें, या राहुल गांधी ये बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें सच हैं कि लोग बाहर भी गए हैं, और क्यों गए हैं उसमें सरकार किस तरह से दोषी है, संदीप भाई, इसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं। और रोजगार का पैमाना तो आपने पहले भी एक दिन शो पर बताया था एबीपी न्यूज़ पर कि अगर एक हफ्ते में 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाता है तो 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे का ही पैमाना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 घंटे। तो मैं समझता हूँ कि इस जो बीमारी है ये शुरुआत अभी से नहीं हुई। ये बीमारी शुरुआत हुई नोटबंदी से। नोटबंदी था, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन था, जिसकी वजह से तमाम एमएसएमईज जो थे वो बंद होने शुरू हुए। आपने मोनोपलाइजेशन किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम टेंडर्स जाने शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि छोटा जो व्यापारी था वो मरता चला गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप कर रहे हैं, केवल अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मात्र 6% है। ये तमाम चीजें थी। अब बात आते हैं कि हरियाणा के ऊपर नहीं, इन्होंने पिछले पर इतना बढ़ा चढ़ाकर ये कहना कि अरे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। सब वो ऐसे ही चोरी चोरी छिपते छिपते कहीं सर्बिया होते हुए, कहीं चिली और मेक्सिको के रास्ते या तो अमेरिका पहुंच रहे हैं या इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। ये सत्य से परे है ना। हरियाणा के युवा तो कितने सालों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां बसे भी हैं, माता पिता को ले गए। कनाडा में भी यही हाल है, इंग्लैंड में भी बहुत हरियाणा वासी, बहुत हरियाणा के युवा हैं। मतलब इतना नाटकीय तो ना बनाइए ना। देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर। नहीं, नाटकीय नहीं है। आप देखिए, यूक्रेन से कितना बच्चा हिंदुस्तान में वापस आया था, उसका कहाँ एडमिशन हुआ, क्या मेडिकल में हुआ, कहीं और हो पाया, क्या सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट आई? नाटकीय नहीं बनाया गया है।
ये संख्या वास्तव में बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है। और हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया जाए कि कितने युवा ऐसे हैं जो इलीगल वे से हिंदुस्तान छोड़कर वहां गए हैं, और उसमें हरियाणा के कितने, पंजाब के कितने, इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया जाए। हरियाणा में पलायन तो एक समस्या है, पर जब आप ये खाका खींचते हैं या वादा करते हैं, आपने किया 2 लाख नौकरियों का वादा और कहा कि नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया बीजेपी ने हमारा घोषणा पत्र, वो भी यही वादा कर रही है। नायब सिंह सैनी जब पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता से हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की जब आप बात कर रहे थे, पूरी कर दी क्या? महिलाओं को 1500 रुपए देने थे हर महीने, तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे सरकारी कर्मचारी को, महिलाओं को कहां 1500 रुपए देंगे, कहां 1 लाख नौकरियां दे दी आपने? झूठ का पुलिंदा होता है आपका घोषणा पत्र। देखिए, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र के ऊपर जब चर्चा की हमने तो ज़रूर चर्चा करते उसके ऊपर। और जहाँ तक बात हिमाचल की और हरियाणा की है, दोनों का आर्थिक जो आधार है, इकोनॉमिक बेस है, वो बिल्कुल अलग है। हिमाचल में पिछले 1.5 साल के अंदर 2 प्राकृतिक आपदाएं आ गई और बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आ गई। उसका इकोनॉमी का साइज शायद गुड़गांव के बराबर ही है। तो उन दोनों को, स्टेट की इकोनॉमी को कंपेयर करना ठीक नहीं है। ना खर्ची है ना पर्ची है, सीधा 1,43,000 नौकरी दे दी, 1 करोड़ 60 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सृजित करा दिए। देखिए, ये आंकड़ा विधानसभा के पटल पर दिया गया। जब आरटीआई लगी कि कौन कौन से विभाग में कितने लोगों को नौकरी दी, तो उसका जवाब नहीं आया कि आज तक कि भाई 1.5 लाख नौकरियों की जो आप बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई कितनी यूनिवर्सिटी बनाई रमन जी से, तो 0। सेंटर ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई तो 0। स्किल डेवलपमेंट के 4 हब तैयार करने थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, उसमें से कितने हुए? 0। फार्मर्स वेलफेयर अथॉरिटी बननी थी, वो नहीं बनी। पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा रहा, उसकी वजह से पलायन हुआ। अभी बीजेपी के नेता हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, नीट का एग्जाम हुआ, और नीट का एग्जाम बहादुरगढ़ में किस तरह से लीक हुआ और झज्जर में किस तरह से लीक हुआ, पूरे देश ने देखा। क्या नीट में सबसे बड़ा गबन का एक सेंटर क्या हरियाणा नहीं था? उसमें हरियाणा में कौन थे, कहाँ के थे, किसके बच्चे थे? यूक्रेन का एग्जाम्पल लिया, अभी कनाडा का एग्जाम्पल लिया। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए। और अगर सब कुछ गलत बोल रहे हैं, रमन मलिक अपने आंकड़े दे रहे थे। 1 मिनट आलोक, सुनिए ना, थोड़ा सा तो सब्र रखिए। यशवंत, यहाँ आंकड़े तो अपने पेश किए जा रहे हैं, पर रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, हमने लोकसभा में इसकी गूंज सुनाई दी, और विधानसभा में हरियाणा जैसे राज्य में क्या ये और एम्प्लीफाई हो रही है गूंज, यानी कि और बढ़ती दिख रही है, या ऐसा कुछ नहीं है? संदीप, मुद्दा तो हमेशा से रहा है। और देखिए, 25-30 साल के हमारे सर्वे और संजय भाई के CSDS के तो और भी ज्यादा पुराने सर्वे उनके आर्काइव में हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि बेरोजगारी एक परमानेंट मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या होता है कि बेरोजगारी के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और उम्मीदें, ये 3 चीजों का आपस में एक लिंक होता है। उम्मीदें अगर टूटती हैं तो वही चीजें लोगों को ज्यादा तकलीफ देती हैं। लोगों की आशाएं टूटती हैं तो ज्यादा तकलीफें देती हैं। और आशाएं इसलिए टूटती हैं संदीप, क्योंकि वादे जब बहुत ज्यादा बड़े कर दिए जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता, तो उम्मीदें भी टूटती। नहीं, हरियाणा, देखिए आप भी जानते हैं हरियाणा के बारे में, मैं तो पला बढ़ा हूं तो मैं जानता हूं, हरियाणा में हर परिवार में एक ना एक कोई सरकारी नौकर होता है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में भी होता है। तो वो चीज, उसकी गूंज, उसकी, और इसमें भरोसे की बात कि कौन कह रहा है वो सच है, किसकी बात पर भरोसा करूं? अमित शाह कहते हैं भाई ना खर्ची ना पर्ची जी, इस बात पर वो ताल ठोक रहे हैं। और इधर कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, हम करेंगे, हम दिलाएंगे आपको नौकरी। जी संदीप, यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि आपके ऊपर अगर उम्मीदें ज्यादा थी और उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो हमारा मोहभंग भी आपसे ही ज्यादा हो। उस समय केवल ये बात कहने से कि दूसरों ने क्या किया या दूसरे जो कर, यशवंत देशमुख की आवाज, क्योंकि आप दिग्विजय सिंह चौटाला को भी साथ में जोड़ रहे हैं, तो ये इसीलिए दिक्कत आई है। लेकिन 26% आपके सर्वे में संजय भाई ये पाया था हरियाणा के लोगों ने कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो ये आंकड़ा क्या और बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा या बढ़ चुका होगा इन विधानसभा चुनाव में? देखिए, अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है, कह पाना कि बढ़ गया होगा या घट गया होगा, लेकिन ये तो जरूर है कि सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मैं ये नहीं मानता कि 26 से वो बढ़ के कोई 46 हो गया होगा या 26 से घट के 16 हो गया होगा, लेकिन हाँ, तकरीबन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंकड़े वहीं पर होंगे जहां लोकसभा चुनाव में नजर आए थे। 26 का 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, लोग 24 भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं बात को दोहरा रहा हूं दोबारा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सिर्फ हरियाणा ही की बात नहीं, कई राज्यों में यही सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच है या चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर जब हम युवाओं की बात करें तो कम से कम इनकी तादाद बताना भी ज़रूरी हो जाती है। फर्स्ट टाइम जो वोटर है हरियाणा में 18 से 19 साल का 4,52,000, 4.5 लाख, और यंग वोटर्स 20 से 29 साल के बीच में हैं 40,95,000। ये 45 लाख का आंकड़ा हो जाता है। ये अच्छा खासा आंकड़ा है हरियाणा जैसे छोटे राज्य में। हाँ, इसको परसेंटेज में लेके देखने से शायद दर्शकों को ज्यादा समझ में आए। तकरीबन 18 से जो 23-24 साल के जो वोटर हैं वो लगभग 1/4 होते हैं। कहने का मतलब अगर 100 वोटर हैं तो 18 से लेके 25 साल वाले लगभग 28 से 29% होते हैं। एक बड़ी तादाद है, बड़ी आबादी है। आप 29 साल का जिक्र कर रहे थे, अगर हम 29 को ले ले कट पॉइंट तो लगभग ये 33 से 35% वोटर होते हैं, जो पूरे वोटर में से, जिसको आप यंग वोटर कह रहे हैं, 18 से 29 साल के होते हैं। बड़ी तादाद है इनकी, और इनमें से यही लोग हैं जिनमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरी की दरकार, सरकारी बेरोजगारी, देखिए सरकार नौकरी दे नहीं सकती संजय, ये एक हकीकत है। पर कुछ राज्यों में एक वो मानस होता है भाई सरकारी नौकरी का मतलब ही सरकारी नौकरी, और हरियाणा में भी वही मानसिकता है। नौकरी तो उसे ही मानते हैं कि भाई सरकारी नौकरी, प्राइवेट में आप करोड़ का पैकेज ले लें, वो मोहल्ले में, गांव में, राम में उसकी चर्चा नहीं होगी, पर किसी की सरकारी नौकरी लग गई तो नो भाई ये तो सरकारी नौकर बन गया। देयर इज अ प्रीमियम अटैच टू इट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप। सरकार चाहे जो भी कहते रहे कि भाई सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, वो हकीकत है, लेकिन अगर आप जनता की इच्छाओं या उनकी अपेक्षा क्या है, अपेक्षा वही है जिसका आपने जिक्र किया। नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी जो पक्की नौकरी हो, तनख्वाह चाहे कम भी हो लेकिन नौकरी पक्की होनी चाहिए, वही नौकरी है। बाकी आपने जिसका जिक्र किया प्राइवेट सेक्टर में आपका पैकेज कुछ भी हो, वो नौकरी नहीं है, लोग अभी भी नहीं मानी जाती। और इसी में अग्निपथ जो ये योजना है, क्या ये दरअसल एक दिक्कत का सबब साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? क्योंकि सरकारी नौकरी का एक बड़ा जरिया फौज में भर्ती भी थी। बिल्कुल, मुझे लगता है जब अग्निपथ में शुरू में तो जब मैं ये यशवंत से पूछ रहा था, 1 मिनट संजय, अगर यशवंत जवाब दें। यशवंत, सवाल आपके लिए था। हाँ बिल्कुल संदीप, संजय भाई भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि देखिए कोड़ में खाद जो शब्द एक मुहावरा प्रयोग होता है ना, इस समय जब दिक्कतें आती हैं सब एक साथ आती हैं। और अगर 10 साल की इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, वादे नहीं पूरे हुए हैं ऐसा लोगों को लगता है, और बेरोजगारी बहुत बड़ा सबब है, उसमें अग्निपथ का मुद्दा एक ऐड ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा से बड़ी तादाद में फौज में भर्तियां होती नहीं है, तो एक एडेड मुद्दे की तरह से ये तकलीफ जरूर देगा बीजेपी को। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके के फौज में जाने पे जिस तरीके की स्टेबिलिटी की उनको उम्मीद रहती थी, हाँ। वो स्टेबिलिटी अग्निपथ स्कीम से नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आप 4 साल बाद वापस आए गामराम में तो और उल्टा आप पर ताने फब्तियां कसी जाएंगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं राजेश? देखिए संदीप भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि आप शुरू में जब 10-12 मिनट के अंदर ही सब कुछ बता ही देते हैं। आपने उसमें एक आंकड़ा रखा कि गुजरात के अंदर कैसे 57% लोगों को वो नौकरी मिल रही है। हाँ, 57.5। तो वो हरियाणा में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो फिर वो हरियाणा में इतनी कम क्यों हो जाती है? क्या वजह है? क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हरियाणा के साथ में? क्यों वही पश्चिम बंगाल में भी अपने अच्छा आंकड़ा दिखाया, शायद 47% का आपने दिखाया, तो हरियाणा में इतना कम क्यों हो जाता है? जबकि जैसे आपने बताया कि हरियाणा वो राज्य है जहां पे लोग सरकारी नौकरी सबसे पहले चाहते हैं। गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में तो लोग व्यापार करना चाहते हैं,
बंबई में जाके एक नौकरी करना चाहते हैं, शेयर बाजार में काम करना इसमें दोनों आंकड़े आते हैं ना, सिर्फ सरकार के नहीं आते जी। तो हरियाणा के अंदर आप देखें तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे लोगों का जो मन होता है वो होता है कि वो सरकारी नौकरी में जाए। एक बच्चा किसानी में रहता है, एक खेलकूद में भी रहता था, और एक सरकारी नौकरी में। इस तरीके से बांटा जाता था कि सारे अंडे की टोकरी में ना रखे जाएं, अलग अलग बच्चा अलग अलग काम को कर ले। आज जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए परेशानी ये हो गई है कि उनके पास में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो बच्चा खेल कूदना चाहता है तो उसके साथ में कैसे दुर्व्यवहार होता है वो आपने देख लिया। रो रो के मर गए, जूते टांग दिए बेचारों ने, लेकिन किसी ने सुना नहीं। आज उन्हें राजनीति में आना पड़ रहा है उसको बदलने के लिए। अगर वो जवान बनना चाहता है, देश के लिए लड़ना चाहता है, तो आप अग्निवीर ले आते हो, उसको वहां भी पक्का नहीं करते आप उसे कोई नौकरी देते नहीं। और ये याद ध्यान रखिएगा, बहुत सारी नौकरी तो क्योंकि गुड़गांव और सोना इसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को मिल जाती है, बहुत सारे लोग तो वहां नौकरी कर रहे हैं आज के डेट में, या दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये कांग्रेस और बीजेपी में जो शब्दों की जंग चल रही है, पर्ची खर्ची नहीं देनी पड़ती, अमित शाह कह रहे हैं, क्यों युवा डंकी हुआ सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, किसकी गूंज ज्यादा सुनाई देती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। पहले हम पंजाब में चीज को देखा करते थे कि पहले लोग रोजगार की तलाश में, बहुत पहले, और कुछ शौकिया भी जाया करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया कि लोग रोजगार की वजह से बाहर नहीं जाए, लोगों को रोजगार मिले। हमने रोजगार दिया, हमने बिजली सस्ती करी कि लोग रुके। वही दिल्ली के अंदर हुआ कि दिल्ली का आदमी कहीं जाना नहीं चाहता, उसे दिल्ली में जितनी सहूलियत मिलती है वो दिल्ली में रहना चाहता है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। जबकि दूध घी का खाना हमारा हरियाणा, आदमी यूं कहता है देश हरियाणा, आदमी यूं कहता है यार मेरा घर है, मेरा आस है, पड़ोस है, मैं तो यही मरूंगा, यही रहूंगा, मेरी भैंस के पास में रहूंगा। किले बेचते अंडे जान खातिर। हाँ। ये पता सिर्फ जान, जिस आदमी ने खाट में पड़े उड़े में मजा आता था, आज वो कह रहा कि मैं बाहर जाके किसी के बर्तन मांजूंगा, बर्तन भाड़े करूंगा। किसका मन था ये करने का? युवा चलान लागे रे, गाड़ी चलाओ है ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल भी हैं, गाड़ी भी चलाओ हैं, दे आर वर्किंग एज वेटर्स। अभी मैं आपके यहाँ पर आया हूँ तो जब मैं देखता हूँ तो कौन है बेचारे गाड़ी चलाने वाले? पहले नहीं थे हरियाणा के लोग, पहले नहीं चलाया करते, जो ट्रैक्टर चलाया करते थे वो टैक्सी चलाने लग रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है सब कुछ? आपने देश को मजाक बना दिया। आप वहां पे एक झगड़ा पैदा करते रहते हो, कभी जातियों कराते हो, कभी देश का कराते हो। अभी उन्होंने नूह की बात करी, सर मैं बिल्कुल वही पास से आता हूँ, सोना ही है मेरा बेसिक गाँव। तो मैं वहां से देखता हूँ कभी देश की आजादी के टाइम पे जहां दंगे नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, वहां इन्होंने करवाने की पूरा प्रोग्राम बना दिए। इतना खराब माहौल को क्रिएट कर देना। वो तो कह रहे हैं ना रमन मलिक, वो जानबूझ के हिंदू मुसलमान का नर की मामन खान ये धमकी दे रहा है, तो मामन खान की धमकी का असर फतेहाबाद में भी हो रहा है, पेहुआ में भी हो रहा है, लाडवा में भी हो रहा है, कुरुक्षेत्र में भी हो रहा है। भाई देखिए, उनको यही अभी आपकी बारी नहीं है, बीच में आपकी आवाज ही नहीं आ रही, और सिर्फ अभी राजेश गुप्ता को रखिए पीसीआर स्क्रीन पर। यही काम लगातार 10 सालों से करने की हरियाणा में कोशिश हुई। आपको याद होगा कि वो शुरू के दंगे हुए थे, जाट वर्सेस माहौल बनाया गया और किस तरीके से सरकार बनानी गई। 5 साल में ही लोग परेशान हो गए, नाराज हो गए, तो तोड़ मोड़ के सरकार चलाई। और उसके बाद में भी 10वें साल के अंदर ध्यान आया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे। आपका भी कोई रोजगार का मॉडल है या जो कांग्रेस कह रही है वो सही हमारा है? क्लियर मॉडल है, हम भी उसके अंदर, क्योंकि हम भी अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ तो लड़ नहीं रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेन बात यह है, हमने पहली लड़ाई बीजेपी के खिलाफ, बिल्कुल पहली लड़ाई। पर लड़ाई क्या, एक मिनट, अब दिग्विजय भी जुड़ गए हैं। दिग्विजय, आप तो खुद युवा हैं, आप विदेश से पढ़कर भी आए हैं। भारत नहीं, यहां तो हरियाणा के युवा की बात हो रही है। वो डंकी क्यों हुआ? तो वो डंकी हो गया है, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है, ऐसी व्यथा, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके बाहर जाना, भाई पिंड छुट्टा आड़े तन बाजना है मैंने। क्या ये हकीकत है या इसमें नौटंकी का पुट भी डाल रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी कहे, मैं कहूं, आप कहें, सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश का युवा, और विशेष तौर पर हमारे प्रदेश का युवा, हरियाणा का युवा विदेश के अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। यहाँ अपॉर्चुनिटी, सरकारी रोजगार तो बहुत लिमिटेड है सर, उससे और उसको जो है ना लंबे समय तक खींच दिया जाता है, कोर्टों में, अदालतों में स्टे हो जाते हैं। कोई भी भर्ती ढंग से पीछे अब लंबे समय में हो ही नहीं पाई। बीजेपी वाले कहें या कांग्रेस की कहें या जो भी लंबे समय से हम देख रहे हैं, 10 साल इनका राज रहा, 10 साल उनका राज रहा। तो प्राइवेट सेक्टर में अब हम पीछे कानून लेके आए कि 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। तो इन तमाम लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और ये जो है ना सारी अदालतों में चले गए। वो मामला भी अदालतों में पेंडिंग हो गया। अगर 75% रिजर्वेशन लागू हो जाता तो दिल्ली के इर्द गिर्द 3 तरफ हरियाणा है और लाखों लाखों नौकरियां। पर वो आपको पता था ना दिग्विजय, वो ना तो लागू होगा, और उसकी लागू की डिटेलिंग में भी जाओ तो सारे मजदूरी वाले, वो गेट कीपर बनना, सिक्योरिटी गार्ड बनने वाले, वो लोकल लड़के बनते, उनके मैनेजर सारे बाहर वाले होते। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैंने पूरी डिटेल से पढ़ी वो पॉलिसी।
नहीं सर, आप ठीक कह रहे हो, 50,000 तक की नौकरी का मामला था, मगर उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। एक बार शुरुआत तो कम से कम होती सर, एक बार शुरुआत होती, उसको आगे बढ़ाया जाता, उसका बड़ा फर्क पड़ता सर। सच्चाई ये है कि बीए एमए करे हुए लड़के, मैंने कई तो गांव के अंदर पीएचडी करे हुए हमारे साथी ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कोई ना कोई एक दिशा में रास्ता खुलता। नहीं मैं तो थोड़ी और कड़वी बात कह दूंगा दिग्विजय, हालत तो यह हो रही है गामा में 35-35 साल के कुंगर हो लिए, नौकरी लागी नहीं, किले कम हो गए क्योंकि जमीन बट गई, ब्याह होते नहीं, ना नौकरी है ना ब्याह हो रखा। सच्चाई यही है सर, आपने बिल्कुल मौके की बात कही कि लैंड होल्डिंग कम है लगभग हरियाणा के अंदर, जैसे यूपी में तो और भी कम है, मगर हरियाणा में भी लैंड होल्डिंग कम है। और उसमें आगे जितना बंटवारा हो रहा है, ये जितना आज के दिन झगड़ा आप जमीनों का देख रहे हो, सारा इसी से रिलेटेड है सर। और आगे जब लैंड होल्डिंग कम हो जाएगी तो किसानी खेती एक अकेला चारा नहीं है सर, चारा दूसरा ढूंढना ही पड़ेगा, और उसके लिए प्रयास किया जाना और करना चाहिए। हरियाणा के पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, देखिए दोनों चीजें हैं सर, कि अगर मैं उसको नेगेटिव एंगल से सोचूं, उसके एस्पेक्ट से सोचूं, तो मैं कितनी भी बात कर सकता हूं, मगर मैं पॉजिटिव, मैं संभावनाएं तलाशने की कोशिश करूं तो हरियाणा जैसा प्रदेश नहीं सर, जो दिल्ली के इर्द गिर्द है, इसके अंदर पोटेंशियल हरियाणा के अंदर जो किया है, मगर सरकारों को और भी बहुत करने की जरूरत है। गुड़गांव चौटाला साहब के राज में बहुत काम हुआ था, मैं नहीं कहता कि उसके बाद नहीं हुआ, बहुत काम हुआ, डेवलपमेंट हुई। पूरे हरियाणा के अंदर नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आने चाहिए सर, जिससे यहाँ पर जो है ना एयरपोर्ट का नेटवर्क बहुत बड़ा। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, ना पर्ची ना खर्ची, अमित शाह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, और आपके युग में किस तरह से सरकारी नौकरियों के लिए पैसों का लेन देन हुआ, एक बड़ा घोटाला हुआ था, जेल भी हुई थी, तो यहाँ एक ईमानदारी से नौकरी मिले, इसको भी सुनिश्चित करना हरियाणा के हक में होगा। सर पैसों का कोई लेन देन नहीं था सर, उस पूरे मामले के अंदर 2 लिस्ट की बात हुई थी, और आज तक दोनों लिस्ट कभी कंपेयर नहीं हुई। मेरे सारे विरोधी यहाँ चैनल पर बैठे हैं, यही आपको बता देंगे, दोनों लिस्ट कभी कंपेयर नहीं हुई। मैंने जब खुद उनको कंपेयर करा तो सिर्फ 6 लोगों का फर्क था, वो तो बनाया हुआ कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था। सजा होने से पहले रणदीप सुरजेवाला ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी पर आकर ये कह गए थे भाई उनको 10-10 साल की सजा हुई है, जब तक अदालत में सुनाई भी नहीं गई थी। मैं मामले को अब भटकाना नहीं चाहता।